नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दो आर्टिकल की चर्चा करेंगे, इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ चलेंगे और महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पहले नंबर का जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नांस से रिलेटेड है। कैसे करके एआई का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के समय में ये जो मुद्दा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा पूरे वर्ल्ड लेवल पर छाया हुआ है। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं एआई से और कैसे करके इसको हम टैकल करेंगे। इस मामले में चाइना और जो अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, एक समिट का आयोजन किया जाना है। इस समिट के माध्यम से क्या क्या आउटकम्स निकल करके सामने आ रहा है। पार्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस एक मंच के तौर पर उभरा है जहां पर एआई गवर्नेंस जैसे मुद्दे को बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है। अब चूंकि भारत के पास बहुत एक्सपीरियंस रहा है, भारत ने यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे के ऊपर ऑलरेडी से वो चर्चा कर चुका है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के भारत उभर रहा है, तो इस मुद्दे के ऊपर भी भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हम कौन कौन से अपनी बातों को रख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे देश में जो इनकम इनइक्वालिटी है, आय में जो असमानता है, आय में असमानता का मतलब ये है भारत में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अमीर हैं और उतने लोगों के पास में बहुत सारी संपत्ति है। तो इस चीज़ को कैसे करके हल किया जा सकता है, भारत में असमानता को कैसे करके कम किया जा सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये दो आर्टिकल की आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस से रिलेटेड है। एआई को कैसे करके हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके। इस मामले में अमेरिका और चाइना जो है एआई गवर्नेंस के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे वे उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाले हैं, लेकिन इस मामले में ग्लोबल साउथ पिछड़ जाएगा, इंडिया भी पिछड़ जाएगा। इसके लिए यदि ग्लोबल साउथ की हम बात करें तो इंडिया को आगे आना चाहिए और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके इस मामले में काम करना चाहिए। हाल फिलहाल में देखा जाए, समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन किया जाना है 22 से 23 सितंबर 2024 तक। डेट रखी गई है 22 से 23 सितंबर 2024 को। ये एक डिसीजिव मूवमेंट होने वाला है ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए, इंटरनेशनल नॉर्म बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ये आयोजन किया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के मामले में आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर जीडीसी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो जीडीसी के बारे में भी यहाँ पर हम देख लेंगे। जीडीसी जिसको ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट बोला जा रहा है। जीडीसी के अंतर्गत डिजिटल डिवाइड को कम किया जाता है। जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में कोई देश आगे है, कोई देश पीछे है, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, तो ये जो डिवाइड है इसको कम करना है। इसके बाद अगला जो कदम है जीडीसी का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना, क्रिएट करना एक सिक्योर्ड एंड इंक्लूसिव डिजिटल इन्वायरमेंट को, साथ ही साथ स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ये है जो टेक्नोलॉजी इमर्ज होके आ रही है उसको कैसे करके रेगुलेट किया जा सकता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये सारी चीज़ें अलाइन होंगी फंडामेंटल राइट्स एंड वैल्यू से। फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए एआई के इस्तेमाल करते हुए। अब इस मामले में इंडिया क्या कर सकता है, तो इंडिया को न केवल इस मामले में इंगेज होना चाहिए बट विथ आल्सो एक्टिवली शेप द इंटरनेशनल डिस्कोर्स। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको भी शेप करने की कोशिश करना चाहिए इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ एआई में।
जियोपॉलिटिकल कंटेंटेशन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं तो अभी तक देखा जाए 2 की रेजोल्यूशन ऑलरेडी से पास किए जा चुके हैं। एक तो अमेरिका की तरफ से है और दूसरा चाइना की तरफ से है। जैसे कि यूएन एक रेजोल्यूशन लेकर के आया था। इस रेजोल्यूशन का नाम रखा गया था सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा? एआई गवर्नेंस को लेकर के एक बेहतर अप्रोच लेकर के आएंगे कंट्रीज। इनकरेज किया जाएगा मेंबर कंट्रीज को कि वो डेवलप करेंगे शेयर्ड एथिकल प्रिंसिपल को। डाटा प्रोटेक्शन के मेजर अपनाए जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ये चाहता था कि भाई हमारा जो डोमिनेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में ये बना रहे एंड डिक्टेट द टर्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा इसका जो डेवलपमेंट है उसको कैसे करके वो प्रभावित कर सके। अगला जो रेजोल्यूशन है वो चाइना लेकर के आया था। तो चाइना जो रेजोल्यूशन लेकर के आया था इसके भी कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का फ़ायदा एकदम इक्विटेबल होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड को कम करना, प्रमोट करना ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस इन्वायरमेंट को, एंड इससे चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर उभरेगा ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के मामले में। अब हम चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशंस की कि यूनाइटेड नेशंस एक मंच के तौर पर उभर रहा है। यूएन एक क्विकली इमर्जिंग अपेक्स फोरम के तौर पर हमको दिखाई दे रहा है, जो कि सेव करता है, हार्मोनाइज करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसके अलावा जो चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो डाइवर्स नेशनल इंटरेस्ट है उनको सेव करना एंड प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म को, ये सारे काम यूनाइटेड नेशंस आज के समय में कर रहा है। अब यदि हम बात करें इंडिया एंड यूएन कैसे करके मिलकर के इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो इंडिया देखा जाए काफ़ी एक्टिव तरीके से, लॉन्ग स्टैंडिंग तरीके से इंगेजमेंट किया है यूनाइटेड नेशंस के साथ में एंड स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट रहा है G20 एंड जी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑलरेडी से हम जो है इंगेजमेंट बना के चल रहे हैं G20 के माध्यम से और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। इसके बाद इंडिया को ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो JDC आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे, ये डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस करें। एथिकल स्टैंडर्ड इसमें होना चाहिए। ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को ये कम करें। साथ ही साथ मीनिंगफुली कमिटमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ना है। अब ऐसा नहीं है कि भारत यूनाइटेड नेशंस को कभी प्रभावित नहीं किया है। भारत हमेशा से इस क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस इंडिया लेकर के आया है। इसका जो एंगेजमेंट रहा इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, जहां पर इसने कंटिन्यू एडवोकेट किया है कि भाई इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस ये बेस होना चाहिए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन यदि लिए जा रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है? इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस का। इंडिया ने अपने आप को पोजीशन किया है एज ए की प्लेयर के तौर पर क्लाइमेट नेगोशिएशंस में। कहाँ पर? UNGA रेजोल्यूशन 44207 1989 में, एंड कंट्रीब्यूट किया है बहुत सारे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए। इंडिया ही आगे रहा है, इंडिया ही इस मामले में लीडर रहा था। उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि भारत जैसे देश और भी जो गरीब देश हैं, इनके ऊपर आप ऑब्लिगेशन नहीं लगाएं, नॉट अलाइन विद देयर डेवलपमेंटल प्लान एंड प्रायोरिटीज़। ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट भी करना है हमको और हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन भी है, जबकि ऑलरेडी से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आगे निकल चुकी हैं।
इसने जोर दिया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए अमीर देशों से गरीब देशों को। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र ऐसा है कि यदि आप अचानक से बोलोगे कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को कि आप पेट्रोल डीजल कोयला के ऊपर से अपनी निर्भरता ख़त्म कर दीजिए, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। और जबकि जो अमीर देश हैं वो आसानी से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी से उनकी देश की जो इकोनॉमी है बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद भारत बहुत सारे कोएलिशन का निर्माण कर चुका है, बहुत सारे संगठन का निर्माण कर चुका है, जैसे कि ग्रीन ग्रुप अलायंस की स्थापना भारत की तरफ से करी गई थी। ठीक है, इसमें 72 लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं। एंड ये चीज़ हमको फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCCC में देखने को मिला था। ये स्थापित किया गया था ताकि काउंटर किया जा सके डिमांड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू हैव स्ट्रिंजेंट कमिटमेंट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो अमीर देश है ना, गरीब देशों के ऊपर काफ़ी बोझ डालने लगे थे क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसके अलावा भारत बेसिक्स ग्रुप में भी शामिल है। ठीक है, भारत काम कर रहा है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना जैसे कंट्रीज़ के साथ में से लेकर के बेसिक्स ग्रुप्स के साथ में, ताकि सेफ गार्ड किया जा सके इसके डेवलपमेंटल एंड पॉवर्टी रिडक्शन ऑब्जेक्टिव्स को सन 2000 से ही। इसके बाद भारत पेरिस एग्रीमेंट एंड दुबई समिट में भी शामिल रहा है। ग्लोबल साउथ की वॉइस बन करके भारत उभर रहा है, तो इनकी आवाज़ को आप उठा सकते हैं AI गवर्नेंस के मामले में। अब इंडिया कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रहा है, ये चीज़ काफ़ी मायने रखता है। तो इंडिया क्या क्या चीज़ फेस कर रहा है, इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, हमारे देश में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हाई क्वालिटी डाटा सेट अनअवेलेबल है, हमारे पास में उतनी पूंजी भी नहीं है। तो इंडिया को ये इंश्योर करना है कि भाई डिस्कशन होना चाहिए AI गवर्नेंस के ऊपर, इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी एंड फेयरनेस। कौन कौन सी चीज़ें शामिल होना चाहिए इसमें? इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी एंड फेयरनेस। इंडिया ने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है इन सारे कंसिडरेशन को अदर इंटरनेशनल फोरम में, एज सीन इन द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एंड GPI मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। इन सारी चीज़ों के ऊपर भारत अपनी समस्या को बहुत बेहतर तरीके से रजिस्टर किया है G20 एंड GPI मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में। इंडिया की जो लीडरशिप रही थी G20 की एंड जो GPI, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए थे। कौन कौन से मुद्दे थे उनको आप देख सकते हैं। फेयर एक्सेस टू क्रिटिकल AI रिसोर्सेस, जो क्रिटिकल AI रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर फेयर बेहतर एक्सेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वाली एक्सेस होना चाहिए। साथ ही साथ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ AI बेनिफिट एंड मिटिगेटेड रिस्क वाइल फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इट इज़ क्रूशियल टू वॉइस दीज कंसर्न टू UN। ये सारी बातें आप ऑलरेडी से उठा चुके हैं, इन्हीं बातों को हमको यूनाइटेड नेशंस में भी रखना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करें कि भाई भारत कौन कौन सी चीज़ों के लिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा दबाव बना सकता है। भारत कहेगा कि इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए AI टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होना चाहिए, क्रिएट करना है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वो AI का बेनिफिट उठा सकें। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि एक्सेसिबल रहेगा स्मॉल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ग्रुप्स के लिए दैट अदरवाइज लैक द रिसोर्सेज टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डिस्कशन। क्योंकि ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो इनके तक हमको खुद पहुँचना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कुछ किए जा सकते हैं इन एडिशन में। वो क्या क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का हमें ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस की जब बात करते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से गवर्नेंस लेकर के आना है। इंश्योर करना है कि जो AI सिस्टम है वो डिज़ाइन किया जाए कि वो इंक्लूसिव हो, फेयर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, डाइवर्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसमें शामिल हो। अब बहुत सारे चैलेंजेस पैदा होंगे, उन चैलेंजेस को कैसे करके एड्रेस किया जाता है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि आज के समय में 2
पार्टी ज़्यादा उभर करके सामने आ रही है एआर गवर्नेंस के मामले में, वो है अमेरिका और चाइना। तो इंडिया एडवोकेसी करता है कि फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेके आइए। ये एक क्रूशियल रोल हो सकता है इंडिया का, ठीक है। बाइपोलर डायनामिक चल रहा है आज के समय में यूएस एंड चाइना का। बोथ कंट्रीज आर ड्राइविंग एआई गवर्नेंस डिस्कोर्स टू एडवांस देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से ही काम करेंगे। अब इससे खतरा पैदा हो जाता है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं और जो इंडिया है, इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इनकी क्या समस्याएं हैं इनको कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये जो वाइड गैप है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, एआई एडवांसमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम देखें कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ज़रूरत है आज के समय में, वो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास में उतना ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है कि वो एआई एडवांसमेंट में आगे बढ़ सकें। इन सारे चैलेंजेस को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक लोकलाइज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिस कैन रिजल्ट इन पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क दैट फेल टू एड्रेस रूट इशू फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज। इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज इशू को फेस कर रही हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। एंड इंडिया की हिस्टोरिकल लेगेसी रही है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर के उभरा है। तो जो बेहतर इंगेजमेंट है इंटरनेशनल फोरा के साथ में, साथ ही साथ जो उसका लाइव एक्सपीरियंस रहा है एज ए ग्लोबल साउथ कंट्री, मेक इट वेल पोजिशन टू लीड दिस कन्वर्सेशन। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं, ये इनइक्वालिटी को कैसे करके कम किया जा सकता है, इसके ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। देयर मस्ट बी ए रियलाइजेशन दैट न्यू इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड स्केल टू इकोनॉमी ऑफ पर्पस। इसके ऊपर हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है कि हमको ये चीज़ समझना होगा कि आज के समय में हम ज़रूर बोलते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पर उभर करके सामने आएगा, लेकिन आज के समय में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, आज के समय में सब देश इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड स्केल से आगे बढ़ करके इकोनॉमी ऑफ पर्पस के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की कि भाई सबसे पहले तो हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है इनकम इनइक्वालिटी को, जो कि एक सीरियस ग्लोबल चैलेंजेस है। ये एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इंडेवियर है, इशू है, जो कि डिमांड करता है कि आप एग्जामिन करिए, ट्राई करिए, इम्प्लीमेंट करिए बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटजी को, ताकि आप एक सूटेबल रास्ता खोज सकें जिससे मोर इक्विटेबल हमारी सोसाइटी हो सके। इसीलिए यहाँ पर कुछ की एरियाज हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है ताकि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें मनी को, धन को, जिसके पास में ज़्यादा है, जिसके पास में कम है उसको दे दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है रिच लोगों से चोरी कर रहे हैं और गरीब लोगों को पे कर दे रहे हैं। इट इज़ अबाउट यूजिंग टैक्स मनी टू इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेट जॉब क्रिएशन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल एंड जॉब क्रिएशन हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। सेकेंड नंबर का जो एरिया जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है वो है एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंक्रीज अर्निंग। इसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी से एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन संभव हो पाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग
एक क्रिटिकल चीज़ हो जाता है यदि हम चाहते हैं कि लोगों में रोजी रोटी कमाने की क्षमता बढ़े, ठीक है, और इससे उनकी अर्निंग भी बढ़े। तीसरे नंबर की बात यह है, हमारे देश के जो लेबर कानून हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमको इन्फोर्स करना है लेबर राइट्स को, मिनिमम वेज प्रोवाइड करना है, वर्करों की सेफ्टी, वर्करों की सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर को रोकना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग आर इसेंशियल हो जाते हैं सभी वर्कर्स के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का इनको फ़ायदा तभी मिलेगा। चौथे नंबर की बात यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। इससे जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम किया जा सकता है, इससे इंक्लूज़न होगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इन्वायरमेंट को बचाना है, इसके लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वाटर, सैनिटाइजेशन, फॉरेस्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन सारी चीज़ों के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। पाँचवें नंबर का जो काम हमको करना है वो ये है कि जो बिल गेट्स हैं एंड वॉरेन बफेट बिगेन ए ग्लोबल कैंपेन कॉल्ड गिविंग प्लेज। दो लोगों ने एक स्कीम लॉन्च किया था गिविंग प्लेज करके, फॉर द सुपर रिच टू डोनेट मोर देन हाफ देयर वेल्थ इन ऑर्डर टू बेनिफिट द पब्लिक। इन्होंने क्या बोला कि जो सुपर रिच पर्सन है उन लोगों को कम से कम अपनी आधी संपत्ति को डोनेट कर देना चाहिए, इससे पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। 2023 तक देखा जाए तो 235 से भी ज़्यादा सुपर रिच पीपल 28 कंट्रीज़ में शामिल हैं। इन्होंने कमिट किया है कि हम $600 बिलियन डोनेट करेंगे पब्लिक गुड के लिए। इसके बाद स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी जाती है। बहुत सारी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं यहाँ पर एक स्पेशल इनहेरिटेंस की व्यवस्था है, जैसे कि जापान 55%, साउथ कोरिया 50%, फ्रांस 45%, यूएस में 40%, बिफोर ट्रांसफरिंग वेल्थ टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जैसे कि किसी के पास में संपत्ति है, अपने बेटे को वो क्या काम करना चाहता है, बेटे के नाम में करना चाहता है, तो इसमें कुछ स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि 50% आप सरकार को दे दीजिए, 50% अपने बच्चों को दे दीजिए। इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से। हालांकि ये अप्लाई होता है केवल सुपर रिच पर्सन के ऊपर एंड लार्ज एसेट ट्रांसफ़र के ऊपर। दिस टैक्स हैज़ बीन पर्पस्ड बाय सेवरल पीपल इन पास्ट इंडिया। ऐसा कहना चाहिए हमारे देश में भी हिस्ट्री में ऐसी कुछ व्यवस्था देखने को मिली है। वहीं जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट है वो कहती है कि हमारे देश में जो टॉप 1% लोग हैं, नेशनल इनकम के हिसाब से देखा जाए ये हाईएस्ट हैं इन द वर्ल्ड, एंड दैट इंडिया इज़ टुडे मोर अनइक्वल एज ए सोसाइटी दैट इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों के समय में भी इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं थी जितनी कि आज के समय हमारे देश में है। इसके बाद इंक्लूज़न एंड इनइक्वालिटी के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो ये केवल ये बात बस डिबेट की नहीं है कि कैसे करके इंक्रीज़ करना है, इंट्रोड्यूस करना है, नया टैक्स लेकर के आएंगे हम मिडिल क्लास के लिए एंड रिच के लिए या फिर सुपर रिच लोगों के लिए। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेस है, रुपया पैसा है, इसकी ज़रूरत है ताकि बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से, जॉबलेसनेस से हम बाहर उबार सकें। साथ ही साथ एंड टू डू दिस इन वेज दैट इनकरेज वैल्यू एडिशन थ्रू प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कंजप्शन एज वेल एज इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस। इसके अलावा आज के समय में ये भी ज़रूरत है, ठीक है, इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसमें डिबेट करना ज़रूरी है कि हम कोई इन्वेंट नहीं कर रहे हैं फाल्सहुड को टू काज ए स्केयर। इंडिया हैज़ ऑलरेडी लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। ऑलरेडी से इंडिया ये काम कर चुका है, मिलियंस ऑफ पीपल्स को हम गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं। इसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप से, स्केल से आगे बढ़ कर के इकोनॉमी ऑफ पर्पस की तरफ में आगे बढ़ रही है। एंड पर्पस क्या है? इंक्लूज़न का है, इक्विटी का है, सस्टेनेबिलिटी का है, ताकि बहुत सारे लोगों को गरीबी से हम बाहर निकाल सकें।
अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कि इंडिया ला सकता है एंड इससे क्रिएट होगा रेजिलेंस अनसर्टेन टाइम में। तो ज़रूरत है कि जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो कैसा होना चाहिए, ग्रोथ वाला होना चाहिए, जस्टिस हो एंड इसमें होप भी रहे। बाय लुकिंग एट एंड डिबेटिंग एवरी पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल थ्रू लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं एंड ड्रॉ कर सकते हैं इंडिया के क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है एंड जो मार्केट लिबरलाइजेशन है ये एक सिल्वर बुलेट है। तो ग्लोबलाइजेशन से, मार्केट लिबरलाइजेशन से आप हर समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, कोविड पेंडेमिक आया एंड जो यूरोप में वार चल रहा है, वेस्ट एशिया की ख़राब कंडीशन चल रही है, ठीक है, इन सब चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन का असर, उसका जो फल है वो खुद हमको दिखाई दे रहा है कि इसका बुरा असर भी पड़ता है। अब मेरे हिसाब से देखा जाए जो गांधीयन मॉडल है डेवलपमेंट का, ये बेहतर है। इसके ऊपर फोकस किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का, लोकल नीड को पूरा करना, लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना, लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करना, लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए एंड स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। थोड़े से ही हमारा काम चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आज के समय में जो बैंक है ना, बड़े बड़े लोगों को उधार ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं, आप खुद ही 30-40 हज़ार रुपये लेने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। आपके पास यदि ज़मीन नहीं है, आपके पास यदि कोई संपत्ति नहीं जिसको आप गिरवी रख सकें, तो इस चीज़ को काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। अब इंडिया में जो 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें से कुछ यूनिक क्लाइमेट वाले होंगे, नेचुरल रिसोर्सेस होगा, कुछ के पास बेहतर कैपेबिलिटीज़ होगी, कुछ के पास में बेहतर टैलेंट होगा। इससे हम 800 प्रोडक्शन सेंटर स्थापित कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के गुड्स रहेंगे, सर्विसेज रहेंगे। इट आल्सो मीन 800 डिजिटल प्लेटफार्म टू नेटवर्क टू बिल्ड सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इसका मतलब ये है हमारे पास में 800 डिजिटल प्लेटफार्म हम बना लिए हैं। इसके माध्यम से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो स्थापित हो पाएगी, लॉजिस्टिक बेहतर हो पाएगा, मार्केट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमको बनाने की ज़रूरत है। अब हम यदि बात करें फ्यूचर के हिसाब से, वे फॉरवर्ड की यदि हम बात करें, तो जो आने वाली फ्यूचर की जॉब है इनमें एआई का डोमिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से, फूड, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा उभर करके सामने आई और इसमें एआई का डोमिनेशन रहेगा। फैक्ट वाली बात यह है, जो यंग इंडियन टैलेंट है हमारे पास में वर्कफोर्स के लिए काम करेगा, पूरी दुनिया को वर्कर प्रोवाइड हम कर सकते हैं। ये इशू इस प्रकार से देखा जाए, कैसे करके आप एसेस कर सकते हैं प्रोग्रेस को ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में। न्यू इकोनॉमिक मॉडल हम कैसे करके ला सकते हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित रहेगा। डिजिटल प्लेटफार्म हमको लाने की ज़रूरत है ताकि नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके लोगों की ज़रूरत को। कंजप्शन पैटर्न में जो चेंजेस आ रहा है, जो बिहेवियर आ रहा है, उसके लिए एक नेटवर्क हम बेहतर स्थापित कर सकें। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो बंगाल में एक कानून पास किया गया है जिसकी चर्चा अभी हम कुछ दिन पहले किए थे कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसा कानून लेकर के आएंगे जिसमें रेप के मामले में उस व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को मौत की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। और ये बिल जो है पास करा भी दिया गया है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना बहुत ज़ोर शोर से उठ चुका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो। इस पर हालांकि देखा जाए, इस प्रकार के जो कानून है ना ऑलरेडी से इंडिया में अवेलेबल हैं, ऑलरेडी से हमारे देश में ऐसे कठोर कानून अवेलेबल हैं। और यदि इस प्रकार के कानून पास भी कर दिए जाते हैं तो इससे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है।
इतने कठोर कानून होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि रेप की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैं रेप कर रहा हूं और मुझे सीधे फांसी ही होने वाली है, तो फिर वो रेप पीड़िता को भी छोड़ने वाला नहीं है। वो सोचेगा मैं भी मरूंगा, इसको भी मैं मार देता हूँ। तो ये माइंड सेट हो जाता है। तो इससे जो विक्टिम है ना, उसकी जान को खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वेस्ट बंगाल की असेंबली ने ट्यूसडे के दिन अनएनमाइसली पास कर दिया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 को वॉइस वोट के माध्यम से। तो बीजेपी ने भी इसका सपोर्ट किया है और तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया है। इसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में वर्णन है किसका, 64(1) में रेप का वर्णन किया गया है। पनिशमेंट आज के समय में क्या है, 10 ईयर RI दैट में एक्सटेंडेड टू लाइफ एंड फाइन। 10 साल की जेल हो सकती है, जिसको उम्र कैद या फिर इसमें फ़ाइन भी शामिल है। ठीक है, जो प्रपोज किया गया है लाइफ उम्र कैद, मतलब उम्र कैद में बदल दिया गया है, या फिर कहना चाहिए डेथ सीधे प्रोवाइड करी जाएगी यदि कोई व्यक्ति रेप करता है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 64(2) में क्या बोला जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति मतलब कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा रेप किया जाता है तो 10 साल की जेल है। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है उम्र कैद तक, एंड इसमें फ़ाइन का भी प्रावधान है। लेकिन अभी प्रपोजल दिया गया है कि इसमें भी जो है उम्र कैद है एंड फाइन भी लगेगा, या फिर डेथ की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 64 में देखा जाए, रेप दैट कॉजेज डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, किसी का रेप किया गया है, उसको इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर उसको जो है मृत अवस्था तक पहुंचा दिया जाता है, तो इसमें 20 साल की जेल का प्रावधान है आज के समय में। ठीक, जिसको लाइफ और डेथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रपोजल लेके आया गया है कि इसके लिए भी डेथ की सज़ा रहेगी। गैंगरेप के मामले में जिसका वर्णन किया जाता है 70(1) में, ठीक है, सेक्शन 70(1) में गैंगरेप के बारे में है। इसमें भी 20 साल की सज़ा का प्रावधान है और एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन की भी व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल का कहना है इसमें उम्र कैद होगी या फिर डेथ का भी प्रावधान है। रिपीट ऑफेंडर्स मतलब फिर से यदि अपराध बार बार किया जाता है तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ है अभी वर्तमान में अपने इसमें। लेकिन पश्चिम बंगाल का कहना है इसमें भी लाइफ और डेथ इम्प्रिजनमेंट। वहीं पॉक्सो के हिसाब से बोला जाए तो इट ओनली प्रोवाइड लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पॉक्सो में क्या बोला जा रहा है कि यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो इसमें उम्र कैद है और डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है, मतलब फांसी की सज़ा का भी प्रावधान किया जा सकता है। इस बिल में हम कुछ प्रोविज़न देखते हैं। इसमें पनिशमेंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है यदि कोई व्यक्ति रेप करता है, गैंग रेप करता है, ठीक है, या फिर रेप के बाद डेथ हो जाती है विक्टिम की, या फिर उसको वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया जाता है मृत अवस्था में। यदि कोई व्यक्ति कोई रेप करने वाला व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, मैनेजर ऑफ ए होम है, या फिर एंड रेप बाय रिपीट ऑफेंडर, इन सब के लिए सज़ा को बढ़ा दिया गया है। इसमें सरकार को भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है कि जो रेप का केस रहेगा इसका इन्वेस्टिगेशन विथिन 21 डेज़ में हो जाना चाहिए इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद। एंड ये जो बिल है 25 दिन के बाद आया है, जबकि रेप हो चुका है, मर्डर हो चुका है एक डॉक्टर का आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में। एंड इससे न केवल स्टेट में बल्कि अक्रॉस कंट्री में पूरा रोष फैल गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया है, 7% रहेगी 2024-25 के दौरान। तो देखा जाए
आने वाले समय में 22-23 में क्या रेट रहा था 7% का, 23-24 के दौरान 8.2% का, 24-25 के दौरान वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 7% के हिसाब से वृद्धि होगी, और 25-26 में 6.7%, 26-27 में भी 6.7% की वृद्धि होने वाली है। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यदि हम देख लें, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है दुनिया भर में लोन, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है सरकारों को, लो एंड मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि कैपिटल प्रोजेक्ट को वो पूरा कर सकें। इसकी स्थापना करी गई थी IMF के माध्यम से 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। 1944 का जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, IMF के माध्यम से इसकी स्थापना करी जाती है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो एक कलेक्टिव नेम माना जाता है। कलेक्टिव नेम है किसका? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें IBRD है, इसमें IDA भी है। IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, एंड 2 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, इसमें IBRD, IDA, IFC, MEGA, ICSID, इस प्रकार से 5 चीज़ें शामिल करी जाती हैं इसमें। जैसे IBRD है, IDA के बारे में तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो जो IBRD होता है ये लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो IDA रहता है ये लो और नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है लो इनकम कंट्रीज़ को। फिर आता है तीसरे नंबर में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट, एडवाइस, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को। क्या क्या काम है इसका? इन्वेस्टमेंट, एडवाइस, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट को। फिर आता है मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, MEGA जिसको बोला जाता है। ये इंश्योर करता है कि जो लैंडर एंड इन्वेस्टर हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वार। तो इसका मतलब ये है, ये जो लैंडर्स हैं एंड इन्वेस्टर हैं वो जो पॉलिटिकल रिस्क है उससे फ्री रहे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID भी इसका एक हिस्सा है जो कि सेटल करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को इन्वेस्टर एंड कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सब सर्व करते हैं डुअल ऑब्जेक्टिव के साथ में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, जो कि विच आर टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाई 2030। पहला उद्देश्य तो लोन बांटना ही है, लेकिन ये भी उद्देश्य है कि भाई 2030 तक गरीबी को ख़त्म किया जा सके एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, जो 40% बॉटम पॉपुलेशन है दुनिया भर की उसको। 2022 तक देखा जाए जो वर्ल्ड बैंक है एक प्रेसिडेंट के माध्यम से, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के माध्यम से चलता है। IBRD एंड जो IDA है यहाँ पर 189 एंड 174 मेंबर कंट्रीज़ हैं परस्पेक्टिवली, एंड जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK हैव द लार्जेस्ट वोटिंग पावर। किस किस के पास में? US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK के पास में वोटिंग की बेहतर पावर है।